अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज ब्लॉग। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर। मैं आपको फिर से बताती चलूँ, हम यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ 9th क्लास लेक्चर्स ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। बगैर किसी डिले के हम लोग स्टार्ट करते हैं दोबारा से। पिछले लेक्चर में जिस तरह मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन बताया था, उसके अलावा हमने बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को डिस्कस किया था और हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू प्रोवाइड कर दूं। बायोलॉजी बेसिकली जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए जो डिफरेंट लिविंग थिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शंस को, उनकी ग्रोथ को और एवोल्यूशन को, कि किस तरह टाइम के साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग थिंग्स में एवोल्यूशन भी आ रही है। ये सारी चीज़ें हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। Before starting the second lecture of biology, please do like, share and subscribe to my channel. Today we are going to discuss biology and the natural sciences. हमारे जो आज के टॉपिक का नाम है दैट इज़ बायोलॉजी एंड नेचुरल साइंसेस। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बायोलॉजी का नेचुरल साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, नेचुरल साइंसेस होता क्या है, बायोलॉजी का आप लोगों को सबको पता है कि क्या होती है, अब तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेचुरल साइंसेस आपको मैं आसान वर्डिंग में ये बताऊं कि हमारे इर्द गिर्द जो पूरी दुनिया एग्जिस्ट करती है, हम लोग आप अपने इर्द गिर्द डिफरेंट टाइप्स की मशीनरीज देखते हैं, डिफरेंट टाइप की केमिकल्स देखते हैं, डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द जो आप लोगों को रहने के लिए या आप लोगों को ज़िंदगी गुजारने के लिए आप ज़रूरी हैं, वो सारी जो हैं फ़िज़िकल वर्ल्ड है हमारा। तो बायोलॉजी का हम लोग नेचुरल साइंसेस में फ़िज़िकल वर्ल्ड को स्टडी करते हैं और इसके फिनोमेना को स्टडी करते हैं और प्रोसेस को स्टडी करते हैं कि इसका फ़िज़िकल वर्ल्ड में कौन कैसे चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उनका फिनोमेना क्या है और प्रोसेस क्या है। दिस इज़ द नेचुरल साइंसेस। नेचुरल साइंसेस की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊँ तो दिस इज़ द स्टडी ऑफ द फ़िज़िकल वर्ल्ड, इट्स फिनोमेना एंड द प्रोसेस। अगर आप बुक में देखें तो यहाँ पे पहली 2-3 लाइंस में आप लोगों को बताया हुआ है कि रिलीजन का और बायोलॉजी का या साइंस का जो बहुत रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग है। इस्लाम में बायोलॉजी यानी कि अल्लाह ताला ने बहुत सारी बातें जो साइंटिस्ट ने अब डिस्कवर की हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, एज अ मुस्लिम से हमारा बहुत ज़्यादा ये बिलीव है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनको वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं कि कुरान पाक की वर्सेस में जो बायोलॉजी है उसको डिस्क्राइब भी किया गया है। तो उसके बाद बताया गया कि बायोलॉजी डज़ नॉट वर्क अलोन, कि बायोलॉजी सिर्फ अकेले ही काम नहीं करती, इसके साथ डिफरेंट साइंसेस हैं जो कंबाइनली काम करती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो मिल के बहुत सारी चीज़ों को चलाने में हेल्प आउट करती हैं। हमारी सराउंडिंग्स में अगर हम देखें तो बायोलॉजी का डिफरेंट जो ब्रांचेस के साथ रिलेशनशिप है वो मिल के सब कुछ बनता है। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी तो आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज़ बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में अगर हम देखें तो इसमें ये बताया हुआ है कि हम फिज़िकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए। फ़िज़िकल प्रिंसिपल्स को हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करते हैं, जो भी हमने फ़िज़िक्स पढ़ी होती है, हम इसमें एंड और नॉर ग्रेड की वाली ये चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करते हैं, हम फोर्सेस को स्टडी करते हैं, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को स्टडी करते हैं। ये सारी चीज़ें हम फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं और भी बहुत वास्ट नॉलेज है फ़िज़िक्स का। तो जो बायोफिजिस्ट्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि जो हाउ नर्व्स इन आवर बॉडी सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, कि हमारी बॉडी, ये एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे। वैसे बायोफिजिक्स बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल उन्होंने ये दी हुई है कि हमारी जो नर्व्स हैं इन आवर बॉडी वो किस तरह इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को सेंड करती हैं। तो ये हम स्टडी करते हैं बायोफिजिक्स में, और ये जो प्रोसेस है ये भी इसमें फ़िज़िक्स भी इन्वॉल्व है और बायो भी इन्वॉल्व है। द नेक्स्ट वन इज़ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम लोग, आप लोगों को पता है केमिस्ट्री में हम डिफरेंट टाइप के केमिकल्स को, कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस एंड इंटरेक्शन दैट अकर्स इन लिविंग सिस्टम्स। लिविंग सिस्टम्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में हमारे अंदर बहुत सारी जो प्रोसेस हैं, केमिकल प्रोसेस हैं, वो हर टाइम चलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में स्टडी की जाती हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स हमें पता है कि देयर आर 16 बायोमोलिक्यूल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में। बुक में अगर आप देखें तो आपको बताया भी गया है, दैट इज़ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड फॉस्फोरस। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वंस यहाँ पे बताए हुए हैं। वैसे टोटल देयर आर 16 बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे बायोमोलिक्यूल्स में इंक्लूड होते हैं।
और मैं आपको बताती चलूँ कि ये सारी चीज़ें जो हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। बायोकेमिस्ट्री कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ एंजाइम्स कैटलाइज रिएक्शन, एंजाइम्स किस तरह किसी रिएक्शन को तेज़ करते हैं, यानी कैटलाइज करते हैं, उस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। तो ये हम किस में स्टडी करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। द नेक्स्ट ब्रांच इज़ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल अगर आप अपने दिमाग में लेके आएँ तो कंप्यूटेशनल आपको ईज़िली आप लोग पता चल जाएगा कि कंप्यूटर और कैलकुलेशंस का कुछ मिलता जुलता कम्बिनेशन है। तो इसमें क्या करते हैं, कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं टू लर्न अबाउट लिविंग थिंग्स को लर्न करने के लिए। हमारे पास, हम बायोलॉजी में जब भी रिसर्च करते हैं हमारे पास डाटा आ जाता है, हमारे पास डिफरेंट फील्ड से उसको हमने डाटा हमारे पास मौजूद होता है, उसको हमने डिजिटल लाइब्रेरी में कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, आंसर्स कैसे निकालने हैं, हमारे पास डिफरेंट बायोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, उनको हमने कैसे सॉल्व करना है, और कंप्यूटर के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू। तो ये सारा हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हम लोग कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में ये स्टडी करते हैं, ये हमें हेल्प आउट करता है स्टडी करने के लिए जीन्स को हम स्टडी करते हैं और फिर हम अज्यूम करते हैं कि जीन्स की स्टडी की वजह से जो प्रोटीन्स हैं वो उनका आउटलुक कैसा होगा, वो किस तरह के होंगे, कैसे बनते होंगे, ये चीज़ें हम डिसाइड करते हैं। अगर आप साइड नोट में देखें डू यू नो में, तो उसमें बताया गया है कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी यूज्ड होती है यूज्ड कंप्यूटर्स टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये जो डाटा होता है ये बहुत ज़्यादा वास्ट होता है और इससे हमने फर्दर आगे जो सीक्वेंसिंग होती है, जीन सीक्वेंसिंग, वो भी बहुत मुश्किल होती है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है कंप्यूटेशनल जो बायोलॉजी है उसमें किया जाता है और कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स ये सारा काम करने में हमारे हेल्प भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इसमें बताया गया है कि इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ जीन सीक्वेंसिंग का जो इम्पॉर्टेंट स्टेप था 1999 में हेल्प साइंटिस्ट लर्न मोर अबाउट द ह्यूमन डीएनए। तो जो पहला जीन सीक्वेंस हुई थी उसके बाद साइंटिस्ट के लिए जो फर्दर आगे प्रोसेस था ये आसान हो गया था। ड्यू टू कंप्यूटर, because of computer and mathematics, biology, to understand the biology is really very easy nowadays. The next one is biogeography. Biogeography में अगर आप देखें तो आप bio life, जियोमीन कोई भी जगह आप कर सकते हैं, एरिया कर सकते हैं, जोग्राफी। तो बायोजोग्राफी इज़ अ स्टडी ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, के पूरी ज़मीन पर किस तरह एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इट इज़ आल्सो एग्जामिन द ऑब्जेक्ट कि एबायोटिक फैक्टर्स कौन से एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं लिविंग थिंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स की एग्जांपल्स भी दी हुई हैं आगे। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है पेपर में, एमसीक्यू पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ एबायोटिक फैक्टर, या इनमें से एबायोटिक फैक्टर कौन सा है, एबायोटिक फैक्टर होते क्या हैं। तो जो नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो ये फैक्टर्स किस तरह लिविंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं, ये भी हम बायोजोग्राफी में स्टडी करते हैं। उसके बाद आप एग्जांपल देखें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कैमल्स, 3 तरह के कैमल्स की एग्जांपल दी हुई है और उनका ओरिजिन बताया हुआ है कि डिफरेंट कैमल्स हैं और किस किस जगह पे किस तरह वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जियोग्राफिकली वो किस तरह पूरी अर्थ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसके बाद है द नेक्स्ट वन इज़ बायो स्टैटिस्टिक्स। बायो लाइफ और स्टैट दोनों को मिला के जो भी प्रोसेस होता है, इसमें भी हम यही करते हैं कि जो बायो का डाटा होता है, बायो की रिसर्च के दौरान जो भी हमारे पास डाटा प्रोवाइड किया जाता है जो हमें, तो हम लोग क्या करते हैं उसको यूज़ करते हैं मैथ और स्टैट को टू स्टडी लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं। डाटा को एनालाइज करने में हेल्प करती है और बायोलॉजिकल इश्यूज़ डिफरेंट टाइप के उनको सॉल्व करने में, उनका प्रॉपर आंसर्स लेने में हेल्प करती है। इट हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड डाटा फ्रॉम बायोलॉजी लाइक हाउ ऑफन अ डिजीज़ अकर्स और हाउ अ न्यू मेडिसिन वर्क, कि किस तरह एक नई मेडिसिन ने वर्क किया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। एक नई मेडिसिन आई है मार्केट में, तो आप क्या करते हैं कि उस मेडिसिन को आपने 2 साल 1 साल यूज़ करवाया है, उसके बाद एक डाटा फॉर्म होता है, वो सर्कुलेट किया जाता है पूरे एरिया के अंदर और उस एरिया के लोग उस पर फॉर्मा को फिल करते हैं और हमारे पास एक डाटा आ जाता है। फिर हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं कि ये मेडिसिन ने कितनी इफेक्टिव थी, कितने लोगों को इसने किस तरह इफेक्ट किया, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, पॉजिटिव। तो ये सारी चीज़ें स्टैट में स्टडी की जाती हैं, मैथ और स्टैट्स में, और ये डाटा बायोलॉजी का होता है। नेक्स्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। बायोटेक्नोलॉजी आजकल बहुत वर्किंग में बायो की एक
रिलेशनशिप बायो के साथ टेक्नोलॉजी का अगर हम देखें तो आजकल सबसे ज़्यादा इसका करंटली स्कोप बहुत ज़्यादा है। बायोटेक्नोलॉजी एक एप्लीकेशन है जिसमें हम साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। लिविंग थिंग्स से हम लोग डिफरेंट फर्दर प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उन प्रोडक्ट्स को हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमंस, फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स और फॉर द बेटरमेंट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। एक छोटी सी एग्जांपल आपको दी हुई है, अगर आप देखें साइड पे डायग्राम में, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि दो डायग्राम्स बनाई हुई हैं दो सेल्स की, एक बैक्टीरियम का सेल है और एक ह्यूमन सेल है। तो बैक्टीरिया से आपने प्लाज्मिड डीएनए लिया। प्लाज्मिड डीएनए कौन सा होता है? प्लाज्मिड डीएनए वो वाला डीएनए होता है जिसको हमने बैक्टीरिया से ले लिया है, बैक्टीरिया का। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, उसको हमने थोड़ा सा कट कर देना है और कट करके वहाँ पे हमने ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, ह्यूमन सेल में से जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाली जीन थी वो हमने बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर इंसर्ट कर दी, उसका थोड़ा सा हिस्सा काट के जगह बनाई थी। उस हिस्से को काटने के लिए हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज़ करते हैं जिनको हम लोग सीजर्स भी कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स। उसके बाद है प्लाज्मिड जो हो वो उसको दोबारा से हमने वो जो बैक्टीरिया से लिया था उसको हमने दोबारा से बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवा दिया और क्या हुआ है कि बैक्टीरियल डीएनए विद ह्यूमन जीन इंसर्टेड, उसको हमने बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया। और फिर क्या हुआ है कि बैक्टीरिया ने जो इंसुलिन बनानी शुरू की है, इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, जो नया बैक्टीरिया जिसके अंदर ह्यूमन की जीन इंसर्ट की थी हमने, उसने इंसुलिन बनानी शुरू कर दी और उस इंसुलिन को हमने सेपरेट किया, प्योरीफाई किया और उसको यूज़ किया। तो ये सारा प्रोसेस किस में होता है? बायोटेक्नोलॉजी में। द नेक्स्ट वन इज़ बायो इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग, मैं आपको बस ब्रीफ सा इसका बता देती हूँ कि भी बहुत इजी है। बायो इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट स्टडिंग हाउ बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स वर्क टुगेदर, कि बायो और इकोनॉमिक्स कैसे काम करते हैं। ये एक्सप्लोर करता है कि लिविंग थिंग्स एंड द एनवायरनमेंट टू मेक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, के जो लिविंग थिंग्स हैं उनसे प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं, किस तरह बनाई जाती हैं, वो सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती हैं और उन सर्विसेज का हमारी कंट्री की या हमारी जो लोकल कम्युनिटी है उसकी इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। दिस इंक्लूड्स थिंग्स लाइक फार्मिंग, फिशिंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। हम उनको सबको मैनेज भी करते हैं और फिर उनका आउटकम क्या है वो भी हम बायो इकोनॉमिक्स में देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी। क्या आप बायोलॉजी में आए हैं? सबसे बड़ा सवाल यही होता है हमारे पास कि हम लोगों ने बायोलॉजी को चूज़ तो कर लिया है लेकिन इसका स्कोप क्या है, हम इसमें आके कौन कौन से करियर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए एंड देन यू हैव टू चूज़ द बेस्ट वन अपने अकॉर्डिंग टू योर ऑन इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं करियर्स इन बायोलॉजी। सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में जिसकी मांग तो नहीं है अब लेकिन लोगों की ख्वाहिश है, दैट इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी, कि हम लोग मेडिसिन एंड सर्जरी में चले जाएं। तो द फर्स्ट वन इज़ मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें क्या करते हैं कि डायग्नोज करते हैं डिजीज़ को, डिजीज़ के ट्रीटमेंट को एंड इसमें फिजिशियंस जो होते हैं वो, फॉर एग्जांपल आप गए हैं बीमार हुए हैं, आप फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो आपको मेडिसिन लिख के देंगे। और जो सर्जन्स होते हैं वो प्रॉपर्ली सर्जरी कर सकते हैं लोगों को हेल्प आउट करने के लिए, डिफरेंट जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ डील करने के लिए। जो इसमें MBBS है और फर्दर आगे जो स्पेशलाइजेशंस हैं ये वाले प्रोफेशंस आ जाते हैं। फिजिशियंस, यहाँ अगर बुक में देखें तो फिजिशियंस फोकस ऑन ट्रीटमेंट यूजिंग नॉन सर्जिकल मेथड्स को यूज़ करता है और सर्जन्स और आर डॉक्टर्स हु परफॉर्म सर्जरी टू फिक्स प्रॉब्लम्स इनसाइड पेशेंट्स बॉडी। तो ये मैंने आपको बता दिया इसको। द नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर बेसिकली हम लोग क्या होता है, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और रेजिंग एनिमल्स, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि रेयरिंग ऑफ एनिमल्स और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ये दो चीज़ें आती हैं इसमें इम्पॉर्टेंटली। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, हम लोग इनको स्टडी करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग फूड, फाइबर एंड मल्टीपल रिसोर्सेज। तो हम लोग इन सबको स्टडी भी एग्रीकल्चर में ही करते हैं। एग्रीकल्चर इन्वॉल्व growing plants and raising animals for food, fiber and other resources. Professionals in the field work on the farms in agriculture research and in the food production industries. जो जिस बंदे ने FSC के बाद बायो पढ़ने के बाद एग्रीकल्चर को ज्वाइन किया है तो वो फर्दर आगे रिसर्च में भी जा सकता है, फूड प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकता है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी जा सकता है। केमिकल्स दैट आर यूजिंग फॉर पीपल आर यूजिंग नाउ डेज फॉर क्रॉप्स मैनेजमेंट। क्रॉप्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है इस फील्ड में जा सकता है, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में जा सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को भी ज्वाइन कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज़ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम लोग स्टडी करते हैं तीन चीज़ों को, ग्रोइंग फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। इन तीन चीज़ों को स्टडी किया जाता है और जो हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो इन तीन चीज़ों में से किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज कर सकते हैं, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में, वेजिटेबल्स में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को भी इसमें ही पढ़ा जाता है।
तो इसमें ग्रीन हाउसेस, गार्डन्स और नर्सरीज, इन सब की मैनेजमेंट आ जाती है। हॉर्टिकल्चरिस्ट इन चीज़ों को देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें न्यू टेक्निक्स, न्यू प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं और उनको यूज़ किया जाता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ, फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। और ये आजकल इसका काफ़ी स्कोप भी है। द नेक्स्ट वन इज़ फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस क्या होती है कि हम लोग यूज़ करते हैं, फोरेंसिक साइंटिस्ट हेल्प करते हैं पुलिस को कि कोई भी जगह है वहाँ पे क्राइम सीन से एविडेंस कलेक्ट करते हैं और फिर मुजरिम को पकड़ने के लिए हेल्प आउट करते हैं। और दे स्टडी थिंग्स लाइक हेयर और फिंगरप्रिंट्स, बहुत माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ों से वो ये स्टडी करते हैं। तो वो साइंस को यूज़ करते हैं क्राइम्स को सॉल्व करने के लिए और लोगों को एक सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए। इन पाकिस्तान देयर स्किल्स आर कंट्रीब्यूटिंग इन मेकिंग श्योर इन्वेस्टिगेशंस आर एक्यूरेट एंड डिसीजन इन कोर्ट आर फेयर। कि पाकिस्तान में ये जो सर्विसेज हैं ये यूज़ की जाती हैं कि फेयर डिसीजंस के लिए कोर्ट में और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। द नेक्स्ट वन इज़ फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। इसमें जो फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट के लिए और फिशरीज़ जो हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए। द फील्ड फोकस ऑन द कंजर्वेशन, यानी उनको कंजर्व करना, एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ एंड देयर हैबिटेट्स, उनके हैबिटेट को किस तरह सेव किया जाता है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा ख़त्म भी हो रही हैं, कम भी हो रही हैं, तो वो उनके हैबिटेट को कंजर्व किया जाता है और मैनेजमेंट प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा स्पेशलिस्ट वर्क इन नेचुरल रिजर्व, पार्क्स एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट में काम करते हैं। दे स्टडी एनिमल बिहेवियर, इकोसिस्टम डायनामिक्स, यानी इकोसिस्टम में क्या क्या चेंजेस आती हैं, एंड कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कंजर्वेशन टेक्निक्स मतलब कि फिशेस को और जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं उनको मैक्सिमम अपनी सारी जो मैक्सिमम उनको आउटपुट प्रोवाइड करने के बाद उनको कंजर्व करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री इज़ अबाउट मैनेजिंग एंड कंजर्विंग फॉरेस्ट की स्टडी है, फॉरेस्ट को मैनेज कैसे करना है और मैक्सिमम आउटपुट फॉरेस्ट से कैसे हासिल करना है और फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मैनेज करना है। फॉरेस्टर्स वर्क इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड रिसर्च। दे फोकस ऑन ट्रीज़ की हेल्थ पे काम करते हैं, फॉरेस्ट को कोई बीमारी ना लग जाए उस पर काम करते हैं। एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स उनको किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं, वो फॉरेस्ट्री पढ़ने वाले जो लोग हैं वो इन सारी चीज़ों पे स्टडी करते हैं। उसके अलावा साइड नोट्स में आप लोगों को दिखाया गया है कि साइंटिस्ट इन द फॉरेस्ट आर सर्विंग द ऑनगोइंग रिसर्च ऑन द फॉरेस्ट प्लांट के ऊपर डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ होती है। ये देखना होता है कोई बीमारी तो नहीं आ गई यहाँ पे, या डिफरेंट काइंड्स की कोई भी मसला हो सकता है और ट्रीज़ की हेल्थ तो किसी चीज़ से मुतासिर नहीं हो रही, कि चीज़ें स्टडी करते हैं। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर फोरेंसिक साइंटिस्ट और डॉक्टर्स, इनकी आप लोगों को ज़रूर समझ आ चुकी होगी। उसके बाद अगर आप साइड नोट्स में देखें तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, वो भी आसान हैं। आप लोगों ने अगर लेक्चर ले लिया है तो आपको उनका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। उसके बाद अगर देखें तो मैंने आपको डायग्राम भी समझा दिया प्रॉपरली, और प्लाज्मिड डीएनए का भी मैंने आपको बता दिया कि स्मॉल सर्कुलर डीएनए का पीस होता है ये, दैट एग्जिट सेपरेटली फ्रॉम द मेन डीएनए, जो मेन डीएनए के बाद से सेपरेट किया जाता है बैक्टीरिया के, और साइंटिस्ट इस प्लाज्मिड को यूज़ करते हैं एज अ टूल नेक्स्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करने के लिए। कैमल्स के बारे में भी मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया है, कि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाज़ लोगों को साइड नोट्स की भी प्रॉपरली समझ नहीं आती। बायोफिजिस्ट इन यूएस Food and Drug Administration lab is studying the electrical activity of the heart as related to pacemaker use. ये भी बहुत इसमें क्या है कि बायोफिज़िक्स में वो हार्ट को स्टडी करते हैं कि उसको हार्ट एज रिलेटेड टू पेसमेकर के साथ रिलेट करके उसको स्टडी कर रहे हैं। ये साइड नोट्स इंपॉर्टेंट भी होते हैं, बाज़ औक़ात एग्जामिनर इनमें से MCQs भी पूछ सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर ने थोड़ा सा भी हेल्प आउट किया है अपनी 9th क्लास की जर्नी में, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, मस्ट लव, अल्लाह हाफिज़।